देखो लास्ट क्लास में ना हमने रेड एल्गे के एग्जाम्पल नहीं देखे थे, है ना। तो रेड एल्गे के 4 एग्जाम्पल होते हैं, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया। क्या क्या है? पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया। 2 पी से हैं और 2 जी से हैं। ये एग्जाम्पल है किसके? रेड एल्गे के। उसके बाद एनसीईआरटी ने ना एक टेबल दी हुई है जिसमें तीनों एल्गे को कंपेयर किया हुआ है, ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे को। अब सबसे पहले अगर हम क्लोरोफाइसिया में देखें तो क्लोरोफाइसिया का कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गे। फियोफाइसिया का कॉमन नेम ब्राउन एल्गे और रोडोफाइसिया का कॉमन नेम रेड एल्गे। उसके बाद हमें देखना है मेजर पिगमेंट कौन कौन से होंगे। क्लोरोफाइसिया में बस हमने 2 पिगमेंट देखे थे, वो था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। 2 पिगमेंट देखे थे। कलर कैसा होता है क्लोरोफाइसिया का? ग्रास ग्रीन। कैसा कलर था? ग्रास ग्रीन। उसके बाद नेक्स्ट है फियोफाइसिया। फियोफाइसिया में था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। साथ में 3 और पिगमेंट थे, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट ही डिसाइड करती है कि कलर कैसा होगा, है ना। वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकते हैं, फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। वो डिपेंड करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन। उसके बाद रेड एल्गे की अगर बात करें तो उसमें 3 पिगमेंट थे। कौन कौन सा? एक तो आर फाइकोइराइथ्रिन। आर फाइकोइराइथ्रिन की वजह से रेड एल्गे का कलर रेड है। और दूसरे 2 पिगमेंट थे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बता रखा है कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। जो हमारा ग्रीन एल्गे था, ग्रीन एल्गे में फूड स्टोर होता है स्टार्च और प्रोटीन की फॉर्म में। किस में स्टोर होता है? पायरिनोइड्स में। किस में स्टोर होता है? पायरिनोइड्स में। और कुछ एल्गे ऐसे थे जिनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी फूड स्टोर हो सकता है ना। तो ग्रीन एल्गे में तुम क्या लिख सकते हो? स्टार्च, प्रोटीन और साथ में ऑयल ड्रॉपलेट्स। उसके बाद ब्राउन एल्गे में फूड स्टोर हो रहा था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, सच एज लैमिनारिन एंड मैनिटोल। उसके बाद अगर रेड एल्गे की बात करें तो रेड एल्गे में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर था वो सिमिलर था 2 स्ट्रक्चर्स के, अमाइलोपेक्टिन और एक और था ग्लाइकोजन। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। उसके बाद अगर हम बात करें सेल वॉल की, अब सेल वॉल जब हमने ग्रीन एल्गे की देखी थी तो ग्रीन एल्गे की सेल वॉल बाहर से बनी हुई थी पेक्टोज से और अंदर से बनी हुई थी सेलुलोज से। फिर अगर हम बात करें ब्राउन एल्गे की तो ब्राउन एल्गे की वॉल में भी क्या था? वॉल तो बनी थी सेलुलोज से, पर उसके चारों तरफ एक कोटिंग थी, वो कोटिंग थी जेलेटिनियस कोटिंग। और किसकी बनी हुई थी वो? एल्गिन की। किसकी बनी हुई थी? एल्गिन की। देन रेड एल्गे के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से। ठीक है, ये बात अलग दी है इस टेबल में कि रेड एल्गी की जो सेल वॉल है वो बनी है पहला सेलुलोज, दूसरा पेक्टिन और तीसरा है पॉलीसल्फेट एस्टर। तीसरा क्या है? पॉलीसल्फेट एस्टर। सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर, ये रेड एल्गी की सेल वॉल का कंपोजिशन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हैबिटेट। जो हमारा ग्रीन एल्गे है, ग्रीन एल्गे हमें मिलता है फ्रेश वाटर में। ज्यादातर कहाँ मिलेगा ग्रीन वाटर? फ्रेश वाटर में, लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्ट वाटर में और ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कहाँ मिलेगा? सॉल्ट वाटर में और ब्रैकिश वाटर में। उसके बाद अगर हम बात करें ब्राउन एल्गे की तो ब्राउन एल्गे में एक वर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने कि ब्राउन एल्गे प्राइमरीली हमें मैराइन हैबिटेट में मिलता है। प्राइमरीली मैराइन हैबिटेट मतलब मोस्टली लगभग 99.9% हमें ब्राउन एल्गे कहाँ मिलेगा? मैराइन वाटर में। तो रेयरली ही ब्राउन एल्गे हमें मिलेगा फ्रेश वाटर में, ज्यादातर किस में मिलेगा? सॉल्ट वाटर में और ब्रैकिश वाटर में। उसके बाद अगर रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी जो है वो भी ज्यादातर हमें कहाँ मिलेगा? मैराइन वाटर में। ज्यादातर कहाँ मिलेगा? मैराइन वाटर में मिलेगा। और कुछ रेड एल्गे ऐसे होते हैं जो हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। तो मैं याद हो तो हमने रेड एल्गे में देखा था कि कुछ रेड एल्गे ऐसे हैं जो सरफेस पे भी मिल सकते हैं जहां पे लाइट ज्यादा आती है, और ज्यादातर ऐसे होंगे जो डीप इन द सी मिलेंगे जहां पे लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें दी हुई है वो ये है कि फ्लैजिला का नंबर और फ्लैजिला की पोजीशन। ग्रीन एल्गे के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो होते हैं 2 से लेके 8 तक। 2 से लेके 8 तक कितने भी फ्लैजिला हो सकते हैं। कौन सी एल्गी में?
ग्रीन एल्गे में, क्लोरोफाइसियम में, और ये इक्वल होंगे और एपिकल होंगे, मतलब साइज में सारे क्या होंगे, इक्वल, सारे फ्लैजिला इक्वल साइज के हैं, और इन फ्लैजिला की पोजीशन है एपिकल। जैसे ये अगर किसी की बॉडी है तो उसकी टिप क्या है, ये है ना टिप, तो टिप पे प्रेजेंट होना मतलब एपेक्स पे, एपिकल पे प्रेजेंट होना। तो ग्रीन एल्गे में पहली बात, फ्लैजिला का नंबर कितना है, 2 से 8, पोजीशन क्या है, एपिकल, पोजीशन क्या है, एपिकल यानी टिप पे, और साइज क्या है सबका, इक्वल। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन एल्गे की, तो ग्रीन एल्गे में हमने देखा था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं वो भी बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स बनते हैं वो भी बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला का नंबर कितना, 2। तो ब्राउन एल्गे में फ्लैजिला का नंबर कितना है, 2, और हमने देखा था ये दोनों जो फ्लैजिला ये साइज में इक्वल नहीं होते, अनइक्वल इन साइज होंगे, और पोजीशन थी इनकी लेटरल, पोजीशन क्या है, लेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड में प्रेजेंट होना, ठीक है। उसके बाद रेड एल्गे, रेड एल्गे में हमने क्या फ्लैजिला देखे थे, कहीं भी नहीं देखे थे, रेड एल्गे में फ्लैजिला एब्सेंट होते, इसीलिए रेड एल्गे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा था, बोलो कौन सा रिप्रोडक्शन था रेड एल्गे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है रेड एल्गे में, ऊगैमी, कौन सा था, ऊगैमी। क्यों है ऊगैमी, क्योंकि गैमेट के पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, फीमेल गैमेट का साइज बड़ा और नॉन मोटाइल, मेल गैमेट को उस तक आना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के अंडर ना हमें 2 टाइप के प्लांट्स पढ़ने, पहला क्या होगा, मॉसेस, पहला क्या है, मॉसेस, और दूसरा है लिवरवर्ट्स। तो ब्रायोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, मॉसेस और लिवरवर्ट्स। अब अगर हम ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट की बात करें तो ब्रायोफाइट्स हमें मिलते हैं शेडेड लोकेलिटीज में। शेडेड लोकेलिटीज मतलब ऐसा एरिया जहां पे शेड प्रेजेंट हो, छाया प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स कहाँ मिलेंगे, शेडेड लोकेलिटीज में। दूसरा ब्रायोफाइट्स हमें ह्यूमिड एरियाज में मिलते हैं, ह्यूमिड एरिया मतलब जहां ह्यूमिडिटी, चिपचिपाहट ज्यादा हो। नेक्स्ट है कि ये हमें डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं, डैम्प प्लेसेस मतलब थोड़े से जो गहरे, जो डीप एरियाज होंगे वहां पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मोइस्ट और शेडेड एरियाज इन हिल्स, हिल्स हिली जो रीजन होते हैं, जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पे जो मोइस्ट और शेडी एरिया होगा, ये दोनों पॉइंट मिक्स कर दिए ना, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर और ये शेडेड, तो ह्यूमिड और मोइस्ट एरिया, शेडेड एरिया हो सॉरी, कहाँ का, हिल्स का, वहां भी मिलेंगे हमें ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की हमने टोटल 4 हैबिटेट देखे हैं, पहला शेडेड लोकेलिटीज, दूसरा ह्यूमिड प्लेसेस, तीसरा डैम्प प्लेसेस, और फोर्थ मॉइस्ट और शेडेड लोकेलिटीज इन हिल्स, ठीक है, पहाड़ों। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स है ना, इन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियंस तुम्हें पता है क्या होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं, है ना। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं वो रहते तो हैं उस पे, जमीन पे रहते हैं, ठीक है, रहेंगे तो कहाँ पे, जमीन पे, लैंड पे रहेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें जरूरत है वाटर की, ठीक है। तो इन्हें वाटर की जरूरत किस लिए है, रिप्रोडक्शन के लिए। अब इन्हें यानी पानी की भी जरूरत है और लैंड की भी जरूरत है, तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इन एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कह रहे हैं, दीज प्लांट्स कैन लिव इन सोइल, रह तो सकते हैं ये सोइल में, लेकिन ये डिपेंडेंट है वाटर के ऊपर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इन्हें जरूरत होगी वाटर की, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स या सोइल। अगर कोई भी बेयर रॉक है या बेयर सॉइल है, बेयर का मतलब होता है बंजर, ठीक है, तो बंजर भूमि है कहीं भी, तो क्या वहां पे कोई भी प्लांट होगा, नहीं होगा ना वहां कोई भी प्लांट। तो ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, जैसे शुरू में वहां पे ब्रायोफाइट्स आ गए थोड़े बहुत, तो वहां पे प्लांट सक्सेशन का काम, प्लांट सक्सेशन मतलब ऐसी जगह जहां पे पहले कुछ भी नहीं था और अब धीरे 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 वहां पे प्लांट्स आना शुरू हो गए। तो ब्रायोफाइट्स का काम क्या है कि अगर कोई ऐसी मिट्टी है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी चट्टान है जहां पे जो बेयर है, बेयर मतलब जो बंजर है, जहां पे पहले कोई भी प्लांट नहीं था, तो वहां पे प्लांट सक्सेशन का काम कौन करा सकते हैं, ब्रायोफाइट्स। कौन करा सकते हैं, ब्रायोफाइट्स। उसके बाद इनकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, ब्रायोफाइट्स प्लांट ही तो है ना,
प्लांट किंगडम में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट क्या है, प्लांट ही है। तो इनकी प्लांट बॉडी में देखना हमें क्या क्या होगा। अब एल्गे के कंपैरिजन में इनकी प्लांट बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। अब ज्यादा डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि इनकी प्लांट बॉडी में ज्यादा स्ट्रक्चर बने हुए हैं। डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब पता है तुम्हें? डिफरेंशिएशन का मतलब अगर हम नॉर्मल सेल साइकिल एंड डिवीजन की टर्म में समझे तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब डिवीजन बंद हो जाए और कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाए। जैसे यहाँ के सेल है, जब मेरा बर्थ हुआ होगा, जब मैं मतलब अपनी मदर के वूम में थी, तो उस टाइम क्या हुआ होगा, यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे जरूर। उन सेल्स में क्या हुआ होगा, डिवीजन हुआ होगा। सेल्स डिवाइड करते गए डिवाइड करते गए, उन्होंने फाइनली क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बन गया ना, एक स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर फंक्शनल है, तो क्या अब डिवीजन हो रहा है आगे? नहीं हो रहा ना। मतलब अब उन सेल्स का डिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया, सेल्स का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्यों होता है? डिफरेंशिएशन होता है किसी भी डिवाइडिंग सेल में, ताकि अब उसमें डिवीजन बंद हो जाए और फाइनली वो एक फंक्शनल फॉर्म अचीव कर ले। समझ रहे हो? तो डिफरेंशिएशन वर्ड जहां भी आए मतलब अब डिवीजन बंद हो गया। और क्यों होता है डिफरेंशिएशन? बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। तो ब्रायोफाइट्स की बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, मतलब इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं एज कंपेयर टू एल्गे। देन ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो भी थैलस लाइक है। एल्गे की बॉडी भी कैसी थी, थैलस लाइक थी, थैलॉइड थी ना उसकी बॉडी भी। ब्रायोफाइट्स की बॉडी भी थैलस लाइक है। अब ब्रायोफाइट्स की बॉडी या तो प्रोस्टेट होगी या इरेक्ट होगी। अब इरेक्ट का मतलब तो क्या होता है, सीधा। इरेक्ट का मतलब तो क्या है, सीधा। और प्रोस्टेट का मतलब क्या है, जो जमीन पे बिछा हुआ हो, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स हमें प्रोस्टेट भी मिल सकते हैं या इरेक्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स जो है वो सबस्ट्रेटम से यानी जमीन से अटैच्ड होंगे बाय राइजोइड्स। किससे अटैच्ड होंगे, राइजोइड्स से अटैच्ड होंगे। जैसे नॉर्मल जो हम प्लांट देखते हैं उसमें प्लांट सॉइल से अटैच्ड होता है, किसकी हेल्प से, रूट्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, रूट्स की हेल्प से। तो रूट्स तो इनमें होती नहीं, इनमें रूट्स की जगह क्या होंगे, राइजोइड्स। तो ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी है, जो ब्रायोफाइट है वो अटैच्ड होगा सबस्ट्रेटम से, किसकी हेल्प से, राइजोइड्स की हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो राइजोइड्स हैं वो या तो यूनिसेल्युलर होंगे या मल्टी सेल्युलर होंगे, ठीक है। तो राइजोइड्स में भी यूनिसेल्युलर और में भी मल्टी सेल्युलर। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर ना तो ट्रू रूट होती, ना ट्रू स्टेम और ना ट्रू लीव्स। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अब इनके अंदर, ठीक है, ना तो इनमें ट्रू रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीव्स हैं। तो इनमें क्या होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर, शूट लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ट्रू वाले स्ट्रक्चर नहीं होंगे, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होते हैं उनके जैसे स्ट्रक्चर होंगे। जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या है इनमें, राइजोइड्स। क्या है, राइजोइड्स। तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है ना ब्रायोफाइट्स की, वो हैप्लॉइड होती है। ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का डिफरेंस पता है तुम्हें, है ना। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है तो वो हमारी डिप्लॉइड स्टेट है, 2n स्टेट है। तो हमारा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 23। उसका आधा कर देते हैं तो वो हैप्लॉइड हो गया। तो 2n जैसे डिप्लॉइड है तो 2n का आधा क्या हो गया, n। तो n क्या है, हैप्लॉइड। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। और ये जो मेन प्लांट बॉडी है ना, यही गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। मेन प्लांट बॉडी का ही काम क्या है, गैमेट्स प्रोड्यूस करना। इसीलिए मेन प्लांट बॉडी का नाम हमने रख दिया गैमेटोफाइट। क्या नाम रख दिया, गैमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है उसका नाम है गैमेटोफाइट। क्यों है उसका नाम गैमेटोफाइट, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। और गैमेटोफाइट अगर कोई पूछे डिप्लॉइड है हैप्लॉइड, अभी बताया ना कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। और मेन प्लांट बॉडी को क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट ही क्या है, हैप्लॉइड है। मतलब ये n है या 2n, n है, ठीक है। उसके बाद अब इनमें सेक्स ऑर्गन्स की हमें बात करनी है ब्रायोफाइट्स में। देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ना ब्रायोफाइट्स में, उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स में उसे हम बोलेंगे आर्किगोनियम। क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम। अब आर्किगोनियम की शेप दी है एनसीईआरटी ने। आर्किगोनियम की शेप है फ्लास्क जैसी। कैसी है, फ्लास्क जैसी। घर में वो जिसमें फूल रखते हो ना फ्लास्क, वैसी शेप है किसकी,
आर्किगोनियम की। आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। और एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। उसके बाद अब मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम, वो प्रोड्यूस करेगा क्या? मेल गैमेट। तो मेल गैमेट यहाँ पे है एंथीरोजोइड। यहाँ पे मेल गैमेट क्या है? एंथीरोजोइड। जैसे ह्यूमन में स्पर्म होता है, वैसे इनके अंदर क्या होगा? एंथीरोजोइड। आर्किगोनियम जो है वो एक एग प्रोड्यूस करेगा, उसको हम एग ही बोलते हैं यहाँ पे। तो आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंगल एग। ठीक है। अब एंथीरोजोइड जो होंगे ना ब्रायोफाइट्स के अंदर, वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड। मतलब उनमें कितने फ्लैजिला होंगे? 2 फ्लैजिला होंगे। तो हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं? मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होगा। उसका काम क्या है? गैमेट्स प्रोड्यूस करना। अब गैमेटोफाइट जो है, अब उसके बाद हमने देखा सेक्स ऑर्गन, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे यहाँ पे? एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा मेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम क्या है? एंथीरोजोइड। फीमेल गैमेट का नाम क्या है? एग। फीमेल गैमेट का नाम क्या है? एग, जो प्रोड्यूस किया आर्किगोनियम ने। आर्किगोनियम की शेप कैसी है? फ्लास्क जैसी शेप है। ठीक है। और एंथीरोजोइड जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड है। बाइफ्लैजिलेटेड मतलब कितने फ्लैजिला उनमें? 2 फ्लैजिला। अब उसके बाद अब देखो, इसके पास तो फ्लैजिला है, पर क्या इसके पास फ्लैजिला है? नहीं है ना। तो आर्किगोनियम जो है वो अपने अंदर एक फ्लास्क जैसी शेप होगी। अब अपने अंदर उसने एग रिलीज कर दिया, तो क्या ये एग मूव कर सकता है वाटर में? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं है। पर इसके पास तो फ्लैजिला है। तो एंथीरिडियम ने क्या? एंथीरोजोइड रिलीज कर दिया, और वो एंथीरोजोइड वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। अब वाटर में अगर एंथीरोजोइड रिलीज हो गया तो वो स्विम करके चला जाएगा किसके पास? एग के पास। और जब एग का और एंथीरोजोइड का फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। तो स्विम करके कौन जाएगा? एंथीरोजोइड या एग? एंथीरोजोइड, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब एंथीरोजोइड को रिलीज किया वाटर में, और वाटर में ही कौन प्रेजेंट है? आर्किगोनियम के पास एग प्रेजेंट है। एग तक जाएगा एंथीरोजोइड। आप देखो यही बताया हुआ है कि एंथीरोजोइड के पास कितने फ्लैजिला थे? 2 फ्लैजिला थे। ये एग के साथ मिला, एग के साथ मिलके क्या बना दिया? जाइगोट। अब एंथीरोजोइड भी एन था और एग भी एन था, तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? 2n। मतलब जाइगोट होगा डिप्लॉइड। अब जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट। जाइगोट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। तो देखो, जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब ऐसा नहीं है कि जाइगोट बना और जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन हो गया। रिडक्शन डिवीजन किसको बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन किसको बोलते हैं? मियोसिस को। और इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को। तो जाइगोट बन गया। जाइगोट बनते यूं नहीं है कि उसमें तुरंत क्या हो जाएगा? रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। तुरंत उसमें मियोसिस नहीं होता। पहले जाइगोट से कौन सी स्टेज बनेगी? स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट की प्लॉइडी बताओ क्या थी? क्या थी गैमेटोफाइट की प्लॉइडी? हैप्लॉइड था। मतलब ये क्या था? एन। अब गैमेटोफाइट मतलब हमारी मेन प्लांट बॉडी, और मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होंगे? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे ये हमारा गैमेटोफाइट है, तो इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होंगे? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मतलब अलग अलग प्लांट की बात कर रही हूँ। जैसे ये अलग प्लांट है और ये अलग है, ये अलग ब्रायोफाइट है, ये अलग ब्रायोफाइट है। ठीक है। अब ये मान लो आर्किगोनियम है, तो आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एग। आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एग। तो आर्किगोनियम ने बना लिया अपने अंदर एग। और एंथीरोजोइड क्या बनाएगा? सॉरी, एंथ्रीडियम क्या बनाएगा? एंथीरोजोइड, है ना। तो ये एंथीरोजोइड बना के रिलीज कर देगा वाटर में। अब गैमेटोफाइट एन था, तो जो इससे
एग बनेगा और जो एंथेरोजोइड बनेगा। इनकी प्लॉइडी क्या थी, क्या थी प्लॉइडी इनकी, एन और एन, हैप्लॉइडी थी। तो एग भी क्या है, हैप्लॉइड, और एंथेरोजोइड भी क्या है, हैप्लॉइड। अब एन से तुम्हारा एन और एन ही बना है, तो ये कौन सा डिवीजन है, मियोसिस या माइटोसिस, माइटोसिस। क्यों है माइटोसिस, जैसे मान लो इसके पास 8 क्रोमोसोम थे, यहाँ भी आगे 8 क्रोमोसोम और यहाँ भी आगे 8 क्रोमोसोम, यही मतलब है ना, वहां एन था तो यहाँ भी एन और एन आया। अब यहाँ पे ये डिवीजन तुम्हें इक्वेशनल दिख रहा है या रिडक्शनल, इक्वेशनल, और इक्वेशनल डिवीजन ही कौन सा होता है, माइटोसिस। कौन सा होगा, माइटोसिस। अब एग और जो एंथेरोजोइड है इन्होंने मिलके क्या बनाया, जाइगोट, और जाइगोट की प्लॉइडी क्या है, 2n, जाइगोट की प्लॉइडी क्या है, 2n। तो अब इसके अंदर आगे होगा मियोसिस, क्या होगा इसके अंदर आगे, मियोसिस। और मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल मतलब जहां पे नंबर रिड्यूस हो जाए। तो जब इसका नंबर रिड्यूस होगा, नंबर हाफ होगा, तो 2n से क्या बनेगा, n और n, समझ गए, n और n ये क्या बने हैं, स्पोर्स बने हैं। एक स्पोर यहाँ बन गया और एक स्पोर यहाँ बन गया, ठीक है। अब स्पोर क्या है, n और n, यही स्पोर जब जमीन के अंदर जर्मिनेट होगा, तो मान लो इसने बना दिया मेल ब्रायोफाइट, और ये जब जमीन के अंदर जर्मिनेट होगा तो इसने बना दिया फीमेल ब्रायोफाइट। तो पूरी प्लांट बॉडी बन गई फिर से। अब ये जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनी है, यही क्या है हमारा, गैमेटोफाइट। क्या है यही हमारा, गैमेटोफाइट। लेकिन ये 2n क्या था हमारा, जाइगोट। जाइगोट में यूं नहीं है कि जैसे ही जाइगोट बना तुरंत मियोसिस होके स्पोर बन जाएंगे। यहाँ पे बीच में एक स्टेज बनती है और उस स्टेज का नाम क्या है, स्पोरोफाइट। क्या है स्टेज का नाम, स्पोरोफाइट। तो अब तुम बताओ स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, बताओ। देखो शुरू में तुम्हारे पास गैमेटोफाइट था n, ठीक है, प्लांट बॉडी है ये तुम्हारी, एक ब्रायोफाइट ये है और एक ब्रायोफाइट ये है, ठीक है। प्लांट बॉडी क्या है तुम्हारी, n। अब मेल की साइड से आया क्या, गैमेटोफाइट। तुम यूं समझो ब्रायोफाइट ही है, ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी है ना उसी को क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे एक ब्रायोफाइट तुम्हारा ये है और एक ब्रायोफाइट ये है, ये होगी इस ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी और ये इस ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी। अब इस प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। मतलब ये क्या है, गैमेटोफाइट, और ये भी क्या है, गैमेटोफाइट। मान लो ये मेल है और ये फीमेल है। अब मेल प्लांट बॉडी जो होगी उसके ऊपर है एंथीरिडियम। एंथीरिडियम क्या बनाएगा, एंथेरोजोइड। इसने क्या बनाया, एग बनाया। आर्किगोनियम ने क्या बनाया, एग। तो ये अब यहाँ से एंथेरोजोइड जाएगा एग के पास, एग के पास गया तो फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। यहां तक समझ आया। अब जाइगोट बन गया तुम्हारा, यहां से n और n मिलके क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या है, 2n। अब जाइगोट की प्लॉइडी 2n है। जाइगोट से फाइनली हमें बनाना है स्पोर। क्या बनाना है, स्पोर। जो स्पोर जर्मिनेट होके फिर से एक नई प्लांट बॉडी बना दे। नई प्लांट बॉडी मतलब गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मतलब नया ब्रायोफाइट, ठीक है। तो 2n से हमें क्या बनाना है, एक स्पोर यहाँ बनाना है और एक स्पोर यहाँ बनाना है। पर मियोसिस होगा तो टोटल कितने स्पोर बनेंगे, मियोसिस का जब रिजल्ट होता है तो लास्ट में हमें 4 मिलेंगे, है ना। तो 2n से हमें लास्ट में कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। अब जो जाइगोट है ना 2n, उससे सीधे ये स्पोर नहीं बनते। बीच में यहाँ पे एक स्टेज आती है स्पोरोफाइट। क्या आती है स्टेज, स्पोरोफाइट। अब ये 2n से स्पोरोफाइट बन गया तो कहीं पे कुछ डिवीजन हुआ है बीच में, नहीं हुआ ना। तो जाइगोट 2n था तो स्पोरोफाइट भी क्या होगा, 2n। यानी मियोसिस एक्चुअली में जाइगोट में नहीं होता, किस में होता है, स्पोरोफाइट में। फिर स्पोरोफाइट में डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। और वो स्पोर्स जब जमीन में सॉइल में जर्मिनेट होंगे तो हमें मिलेगी नई प्लांट बॉडी। नई प्लांट बॉडी मतलब नया ब्रायोफाइट। तो जो नई प्लांट बॉडी बनी है वो n है,
एन है मतलब वो गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है? गैमेटोफाइट। क्या है? गैमेटोफाइट। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जैसे ह्यूमन बींग है तो लास्ट में वो बच्चे पैदा करता है तो वो उसके जैसे ही दिखते हैं ना। तो शुरू में तुम्हारे पास क्या था? गैमेटोफाइट। तो लास्ट में भी तुम्हें क्या मिलना चाहिए? गैमेटोफाइट। वो गैमेटोफाइट कैसे मिला? शुरू में गैमेटोफाइट, उससे बने गैमेट्स, फ्यूजन होके जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से बने स्पोर्स, और स्पोर्स ने फिर जमीन में जर्मिनेट होके बना दिया नया गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब ब्रायोफाइट। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डिवीजन होता है ये चार कैसे बनेंगे? जैसे स्पोरोफाइट तुम्हारा 2n है। अब मियोसिस में क्या होता है? पहले मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2 है ना। तो मियोसिस 1 में क्या होगा? 2n से तुम्हारा क्या बनेगा? n और n। मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब नंबर रिड्यूस होगा। तो 2n से क्या बना? n और n। अब अगला जो डिवीजन है ना वो होता है इक्वेशनल, मतलब मियोसिस 2 डिट्टो माइटोसिस जैसा दिखता है तो अब इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो इस n से क्या बनेगा? n और n, और इस n से भी क्या बनेगा? n और n। तो फाइनली 2n से तुम्हें कितने स्पोर मिले? 4। कितने स्पोर मिले? 4। और सब क्या है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। ठीक है। तो देखो स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड है, 2n है। ठीक है, क्योंकि जाइगोट से डायरेक्ट स्पोरोफाइट बन गया, बीच में कोई भी डिवीजन नहीं हुआ। अब स्पोरोफाइट जो होता है ना ये मल्टी सेलुलर होता है। स्पोरोफाइट कैसा है? मल्टी सेलुलर है। आर नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। ये जो स्पोरोफाइट है ना ये स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता, मतलब अपना खाना ये खुद नहीं बना सकता। तो ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? गैमेटोफाइट के ऊपर। और जो गैमेटोफाइट है ना वो फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकता है। वो अपना खाना बना रहा है तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पोरोफाइट को। ठीक है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बन तो गया पर वो स्पोरोफाइट अकेला जिंदा नहीं रह सकता, वो अटैच्ड रहेगा किसके साथ? गैमेटोफाइट के साथ। किसके साथ अटैच्ड रहेगा? गैमेटोफाइट के साथ। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है। उसके बाद जो स्पोरोफाइट है इट्स सम सेल्स विल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। मैंने तुम्हें बताया ना कि जो मियोसिस होगा वो मियोसिस जाइगोट में नहीं होगा, वो किस में होगा? स्पोरोफाइट में होगा। तो स्पोरोफाइट के ही कुछ सेल्स के अंदर मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन। अब मियोसिस हो गया तो वहां से बनेंगे स्पोर्स। क्या बनेंगे? स्पोर्स। ठीक है, और वो स्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड। स्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड। अब यही स्पोर्स जब जमीन में जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। पूरी साइकिल आई समझ? शुरू में गैमेटोफाइट था और लास्ट में भी क्या बन गया? गैमेटोफाइट। ठीक है। अब उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमें देखनी है ब्रायोफाइट्स की। जो ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, दो इंपॉर्टेंस दी है एनसीईआरटी ने, कंफ्यूज मत होना। एक तो दी है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब जिससे पैसा मिले, और एक एनसीईआरटी ने दी है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब हमारे नेचर में क्या रोल है ब्रायोफाइट्स का। तो जो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम है, मतलब इनसे पैसे हमें बहुत कम मिलेंगे। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट्स की? वेरी लिटिल। ठीक है, लेकिन कुछ जो मोसिस होते हैं, कुछ मोसिस किस में इंक्लूडेड है? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में क्या था? मोसिस और लिवरवॉर्ट्स। कुछ जो मोसिस होंगे वो हर्बेशियस मैमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, साथ में जो बर्ड्स हैं और अदर एनिमल्स हैं। तीन नाम ये इन्होंने, एक तो दूसरे एनिमल्स हो गए, एक हर्बेशियस मैमल्स और एक बर्ड्स। इनको फूड प्रोवाइड करते कौन? मोसिस। कौन प्रोवाइड करेंगे फूड? मोसिस। उसके बाद एक नाम है ब्रायोफाइट में स्फेग्नम। क्या है नाम? स्फेग्नम। अब स्फेग्नम जो है वो एक मोस है। क्या है स्फेग्नम? एक मोस। तो जो स्फेग्नम की स्पीशीज होती है ना वो पीट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती हैं? पीट। क्या प्रोड्यूस करेंगी? पीट। अब पीट जो है इसका यूज किया जाता है फ्यूल की तरह। किसकी तरह यूज किया जाएगा? फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। और पीट के पास होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब ये अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रख सकता है। तो पीट में क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इससे पहले वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहाँ पढ़ी है तुमने?
एल्गे में पढ़ी थी, हाइड्रोकोलॉइड्स थे वो, है ना। कौन बना रहा था हाइड्रोकोलॉइड, दिया हुआ था एग्जाम्पल। हाँ, ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे। ब्राउन एल्गे का एग्जाम्पल क्या था, एल्गिन, और रेड एल्गी का एग्जाम्पल कारागिन। वेरी गुड। तो पीट जो है इसके पास भी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो अगर हमें किसी भी लिविंग मटेरियल की ट्रांसशिपमेंट करनी है, ट्रांसशिपमेंट मतलब शिप के थ्रू से कहीं और भेजना है, तो उस लिविंग मटेरियल को हम पैक करके भेजेंगे इस पीट के अंदर, ठीक है। अब पीट में अगर हमने उसे पैक कर दिया तो पीट, अगर बाहर से पानी आएगा तो पीट अपने अंदर होल्ड कर लेगा उस पानी को, जो हमारा लिविंग मटेरियल है उस तक पानी पहुंचने नहीं देगा। समझ रहे हो, जैसे इसके अंदर अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये जो बाहर की लेयर है अगर इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो बाहर से पानी आया, बाहर से पानी आया तो ये अपने अंदर ही पानी को रख लेगा, जो इसके अंदर मटेरियल है उस तक पानी नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि पानी तो कहाँ पे रह गया, ये जो बाहर वाली लेयर है यहीं पे अटक के रह गया, इसने पानी को अपने अंदर होल्ड कर लिया, तो अंदर वाला मटेरियल सेफ है, ठीक है। तो स्फेग्नम से हमें क्या मिलता है, पीट मिलता है। पीट की जो वो है, मतलब मेन जो फीचर है पीट का वो क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसीलिए पीट का हम यूज करते हैं इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक है। और पीट हमें मिलता कहां से है, स्फेग्नम से। कहां से मिलता है, स्फेग्नम से। स्फेग्नम क्या है, एक मॉस है। क्या है, एक मॉस। उसके बाद ये तो कौन सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख ली, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायो की, बहुत कम है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा है। तो अगर दो स्टेटमेंट देना पेपर में कि ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, वो उल्टा करके देगा पेपर में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आगे लिखेगा ग्रेट और इकोलॉजिकल के आगे लिखेगा लिटिल। तो हमें ध्यान रखना है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ग्रेट है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिटिल है, ठीक है। अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। जैसे रॉक्स थी, चट्टाने थी, उन पे कोई भी प्लांट नहीं प्रेजेंट था पहले। सबसे पहले जो उनके ऊपर आए थे वो आए थे ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले रॉक्स के ऊपर कौन आया था, ब्रायोफाइट्स आए थे। उससे पहले रॉक्स पर कोई भी प्लांट प्रेजेंट नहीं था। तो अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इन्होंने क्या किया, ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आते हैं, मोसेस। तो मोसेस अलोंग विद लाइकेंस डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। देखो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो बेयर रॉक के ऊपर और बेयर सॉइल के ऊपर सक्सेशन कराएंगे प्लांट्स का। अब प्लांट्स का सक्सेशन कैसे होगा, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक तो तुम्हारे पास मिट्टी है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास रॉक है, पौधा उगाना कहाँ पे आसान है, मिट्टी में या रॉक में, मिट्टी में उगाना आसान है। तो ब्रायोफाइट्स ने क्या किया, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी हमें देखना है मोसेस। क्या देखना है, मोसेस। जो मोसेस थे उन्होंने लाइकेंस के साथ मिलके, किसके साथ मिलके, लाइकेंस के साथ मिलके क्या किया, जो रॉक थी ना, जो चट्टान थी, उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। अब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया तो वहां पे प्लांट्स का ग्रो होना आसान हो गया। तो अब वहां पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। मतलब जो रोक्स थी तुम्हारी, रोक्स पर शुरू में कोई भी प्रेजेंट नहीं था, वहां पे ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स में भी कौन आया, मोसेस अलोंग विद लाइकेंस। तो मोसेस ने लाइकेंस के साथ मिलकर रोक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, डिकम्पोज कर दिया। तो अब वहां पे प्लांट्स का उगना आसान हो गया, हायर प्लांट्स आसानी से उग सकते थे। तो प्लांट सक्सेशन हो गया ना वहां शुरू। तो अब नेक्स्ट है हमारा अच्छा ये वर्ड और देखो, मोसेस जो है, मोसेस क्या बनाते हैं, सॉइल के ऊपर डेंस मैट बनाते हैं। अब जैसे मान लो दो रूम है तुम्हारे पास, एक ये रूम है और एक साइड वाला रूम है। तुमने यहाँ पे क्या किया, एक बहुत बड़ा मैट बिछा दिया पूरे रूम में। यहाँ पे मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई थी, तुमने मैट बिछा दिया, ठीक है। और साइड वाले रूम में कोई भी मैट नहीं बिछा हुआ। बारिश आ गई बहुत तेज, तो कहाँ की मिट्टी जाएगी बह के, साइड वाले रूम की मिट्टी जाएगी बह के, है ना। तो मोसेस का काम क्या है कि ये ना मिट्टी के ऊपर एक मैट बना देते हैं। मैट बनाना मतलब इतने उग जाएंगे कि पूरा एक मैट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। तो मोसेस ने पूरा मैट बना दिया सॉइल पे, तो जब भी हैवी रेनफॉल होगा तो वहां से सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन क्या होता है, मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी कट कट के नहीं जाएगी, ठीक है। सॉइल इरोजन वहां से नहीं होगा। तो सॉइल इरोजन कौन प्रिवेंट करते हैं, मोसेस। कैसे, सॉइल पे एक मैट बना के, ठीक है। तो जब भी रेन आएगी तो ये सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे। रुक नहीं बना।
हाँ, पॉज कर देना, पॉज करना। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक लिवरवर्ट्स। हमने देखा था ना ब्रायोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, मॉसेस और लिवरवर्ट्स। पहले लिवरवर्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स का हैबिटेट हमें याद करना है पहले। सबसे पहले लिवरवर्ट्स हमें मिलेंगे मोएस्ट एरिया में। कहाँ पे मिलेंगे? मोएस्ट एरिया में। दूसरा शेडी हैबिटेट, शेडी हैबिटेट जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, जो स्ट्रीम्स होती है ना उनके बैंक्स पे, मतलब उनके किनारों पे हमें मिलेंगे कौन? लिवरवर्ट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड है मार्शी ग्राउंड। मार्शी ग्राउंड मतलब जो दलदली एरिया होता है ना वहां पे। फोर्थ डैम्प सोइल में मिलेंगे। फिफ्थ क्या है? बार्क ऑफ ट्रीज पे, ट्री की जो बार्क होती है, जो छाल होती है पेड़ की, वहां पे मिलेंगे लिवरवर्ट्स। नेक्स्ट है डीप इन द वुड्स। अगर कोई लकड़ी है तो बिल्कुल उसके अंदर हमें मिलेंगे कौन? लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स की जो हैबिटेट है वो हमने कितनी जगह पे देखा? 6 जगह पे देखा। पहला क्या है बोलो? मोइस्ट एरिया। दूसरा शेडी प्लेसेस है ना, जैसे जो स्ट्रीम्स है उनके बैंक पे। नेक्स्ट क्या है? मार्शी ग्राउंड। नेक्स्ट डैम्प सोयल। नेक्स्ट बार्क ऑफ ट्रीज। और लास्ट क्या है? डीप इन द वुड्स। यहाँ पे हमें लिवरवर्ट्स मिलेंगे। अब हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है वो भी थैलस होती है ना। तो जो लिवरवॉर्ट है, लिवरवॉर्ट की प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे? थैलॉइड। क्या कहेंगे लिवरवॉर्ट की प्लांट बॉडी को? थैलॉइड। अब एग्जाम्पल दिया है मार्केंशिया और रिक्शिया। रिक्शिया एनसीईआरटी ने नहीं दिया पर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल हैं लिवरवॉर्ट के। पहला है मार्केंशिया और दूसरा है रिक्शिया। रिक्शिया और मार्केंशिया किसके एग्जाम्पल है? लिवरवॉर्ट के। किसके एग्जाम्पल है? लिवरवॉर्ट के। देन इनकी जो प्लांट बॉडी है, जो इनका थैलस है, वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। कैसा होता है? डॉर्सी वेंट्रल। देखो अगर कोई चीज ऐसी है ना तो उसको डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं, अगर कोई चीज ऐसी है तो उसको आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। अब ये डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है? ये सरफेस कैसी है? डॉर्सल। ये सरफेस कैसी है? डॉर्सल। और ये सरफेस वेंट्रल। तो अगर कोई चीज ऐसी है तो वो डॉर्सी वेंट्रल है, अगर ऐसी है तो आइसो बाइलेटरल। तो जो लिवरवॉर्ट है, लिवरवॉर्ट की प्लांट बॉडी कैसी है? डॉर्सी वेंट्रल। उसके बाद इनका जो थैलस होता है वो क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? कि जो जमीन है ना उससे बहुत क्लोजली अटैच्ड है, ठीक है। मतलब जमीन के बीच में और लिवरवॉर्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, बिल्कुल ऐसे दबा हुआ है जमीन के ऊपर, चिपका हुआ है जमीन से, ठीक है। तो इनका थैलस इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। और थैलस जो है वो पोजीशन क्या है उसकी? डॉर्सी वेंट्रल। उसके बाद लिवरवॉर्ट्स के जो लीफी मेंबर्स होंगे उनके पास छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। और ये लीफ लाइक अपेंडेजेस अरेंज्ड होंगे 2 रोज में ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहा है? कि लिवरवॉर्ट है। अब लिवरवॉर्ट के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर लीफ प्रेजेंट होगी, तो उनको हम मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो उनको हम बोलेंगे लीफी मेंबर। क्या बोलेंगे? लीफी मेंबर। जैसे ये एक लिवरवॉर्ट है और इस लिवरवॉर्ट के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हमने बोला लीफी मेंबर। क्या बोला? लीफी मेंबर ऑफ लिवरवॉर्ट। अब ये जो लीफी मेंबर है ना इसके ऊपर क्या होंगे? छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे। जैसे हमारी बॉडी में हमारे अपेंडेजेस क्या है? हमारे हाथ और पैर, है ना। अलग अलग तो यही 2 चीजें है ना पूरी बॉडी में। तो हमारे अपेंडेजेस क्या है? हाथ और पैर, मतलब जो चीज बॉडी से बाहर निकली हुई है। तो लीफी मेंबर्स है लिवरवॉर्ट के। उन लीफी मेंबर्स पे क्या है? छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस। और वो लीफ लाइक अपेंडेजेस 2 रोज में अरेंज है, 2 लाइन बनी हुई है उनकी, ठीक है। ये लीफ लाइक अपेंडेजेस किस में अरेंज है? 2 रोज में। और अरेंज किसके ऊपर है? एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर 2 रो बने हुए हैं, 2 लाइनें बनी हुई हैं। उन 2 रोज में अरेंज है ये टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। समझ में आया? लीफी मेंबर थे, लीफी मेंबर में क्या है? छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं जो कि 2 रोज में अरेंज्ड हैं। किसके ऊपर? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद हमें देखना लिवरवॉर्ट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिवरवॉर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकता है। पहला क्या है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। अब इनकी प्लांट बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं? थैलाई। अगर थैलाई में फ्रेगमेंटेशन हो जाए, फ्रेगमेंटेशन मतलब थैलाई छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, तो हर एक फ्रेगमेंट एक नया लिवरवॉर्ट
बना सकता है। तो पहला तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, कि कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उन स्ट्रक्चर्स का नाम है गैमे। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, गैमे। और ये गैमे बनते हैं गैमा कप में। गैमे किस में बनेंगे, गैमा कप में। अब ये जो गैमा कप होते हैं ये स्मॉल रिसेप्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। गैमे कप क्या है, स्मॉल रिसेप्टिकल्स हैं। और गैमा कप प्रेजेंट होते थैलाई के ऊपर। गैमा कप कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, थैलाई के ऊपर प्रेजेंट होंगे। देन जो गैमे है तुम्हारा, गैमे की तीन इंपॉर्टेंट बात है। पहला, गैमे का कलर होता है ग्रीन। गैमे का कलर कैसा है, ग्रीन। दूसरी बात, गैमे मल्टी सेल्यूलर है। गैमे क्या है, मल्टी सेल्यूलर। अब गैमे किस में काम आ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए गैमे को हम बोलते हैं एसेक्सुअल बर्ड्स। क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल बर्ड्स। देन ये जो गैमे है ना, गैमे जो है वो प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, मतलब प्लांट बॉडी से अलग हो जाते हैं और जर्मिनेट होके नया लिवरवॉर्ट बना देंगे। तो हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो थैलाई का फ्रेगमेंटेशन होगा, या तो थैलाई का क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है कि कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनेंगे। वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे और कहाँ पे बनेंगे, जैसे ये है तुम्हारा थैलाई। थैलाई मतलब प्लांट बॉडी, लिवरवॉर्ट की प्लांट बॉडी। अब इस थैलाई के ऊपर एक छोटा सा रिसेप्टिकल प्रेजेंट है, उस छोटे से रिसेप्टिकल का नाम है गैमा कप। क्या है उसका नाम, गैमा कप। अब गैमा कप के अंदर बनते गैमे। गैमा कप के अंदर क्या बनेंगे, गैमे। ये गैमे है, ये होते ग्रीन, ये होंगे मल्टी सेल्यूलर, और इनको हम बोलते एसेक्सुअल बर्ड्स। क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल बर्ड्स। अब ये जो गैमे बने हैं ना, ये गैमे इस प्लांट बॉडी से अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, अलग होके जमीन में उगेंगे, जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके नया लिवरवॉर्ट बना देंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से, दो तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है, अब दो केसेस हैं, या तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही थैलाई पे प्रेजेंट हो, या मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ है और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो सकता है, या तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलाई पे, सेम थैलाई पे, या दोनों अलग अलग थैलाई पे है। थैलाई मतलब प्लांट बॉडी। अब देखो, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, मेल गैमेट, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। बट जाइगोट में डायरेक्ट रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, पहले जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, और फिर स्पोरोफाइट जो है वो लास्ट में स्पोर बनाता है, और स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, नया लिवरवॉर्ट, है ना। अब ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये स्पोरोफाइट यहाँ पे डिफरेंशिएटेड होता है। डिफरेंशिएटेड होना मतलब स्पोरोफाइट में तीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उन तीन स्ट्रक्चर का नाम है फुट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट में कितने स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तीन। उन तीन स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल है ना, जैसे तुमने वो कैप्सूल खाया है कभी, दवाई जो हम खाते हैं उसमें स्पोर्स नहीं होते छोटे छोटे, तो ऐसे याद रखना कि स्पोरोफाइट के जो तीन स्ट्रक्चर है ना, फुट, सीटा और कैप्सूल, इसमें से स्पोर किस में बनेंगे, कैप्सूल में। मैंने तुम्हें बताया था ना कि फाइनली जो रिडक्शन डिवीजन होगा, जो मियोसिस होगा, वो स्पोरोफाइट में होता है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा तो मियोसिस के बाद 4 स्पोर बन रहे थे, है ना। एक से कितने स्पोर बन रहे थे, 4 स्पोर बन रहे थे। तो वो स्पोर बनते किसके अंदर है, कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो स्पोरोफाइट के कितने पार्ट है बॉडी में, 3, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब आफ्टर मियोसिस इन स्पोरोफाइट, मियोसिस किस में होता है, जाइगोट में या स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में। तो स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होंगे स्पोर्स। और ये स्पोर्स बनते हैं किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर। किसके अंदर बनेंगे स्पोर्स, कैप्सूल के अंदर बनेंगे। फिर स्पोर्स का काम क्या होता है, मिट्टी में जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। और गैमेटोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, मतलब उसको जिंदा रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मोसिस। अब मोसिस की अगर हम बात करें तो मोसिस की लाइफ साइकिल के अंदर जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, मतलब जो मेन स्टेज होती है,
वो होती है गैमेटोफाइट। मेन स्टेज क्या होती है? गैमेटोफाइट। ये तो हमें पता ही है, मेन प्लांट बॉडी किसको बोलते हैं? गैमेटोफाइट को। तो मोसिस की लाइफ साइकिल में प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या है? गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट जो है इसके अंदर दो स्टेजेस होती है। कितनी स्टेजेस होंगी? दो। पहली स्टेज जो है उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। पहली स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा स्टेज। ये वर्ड तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड में भी आया हुआ है, प्रोटोनीमा। ठीक है। दूसरी जो स्टेज है वो होती है लीफी स्टेज। दूसरी स्टेज कौन सी है? लीफी स्टेज। अब प्रोटोनीमा स्टेज जो है ये डायरेक्टली बनती है स्पोर से। प्रोटोनीमा स्टेज डायरेक्टली किससे बनेगी? स्पोर से। कि स्पोर था, स्पोर ने डायरेक्टली कौन सी स्टेज बना दी? प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज और कुछ नहीं है, मतलब गैमेटोफाइट बन गया। ठीक है। तो गैमेटोफाइट यहाँ दो स्टेजेस में बनता है। एक स्टेज में तो कैसे बनेगा? प्रोटोनीमा स्टेज में, और दूसरा बनेगा लीफी स्टेज में। तो प्रोटोनीमा स्टेज में गैमेटोफाइट डायरेक्टली किससे बना? स्पोर से बना। डायरेक्टली किससे बना? स्पोर से। और यहाँ पे जो हमारा गैमेटोफाइट होगा प्रोटोनीमा स्टेज में वो क्रीपिंग होता है। कैसा होगा? क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ। जैसे तुम एनिमल किंगडम में पढ़ते हो रेप्टाइल्स में कि क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, मतलब रेंग के चलता है ना वो, सांप हो गया जैसे। तो क्रीप का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, क्लोजली अटैच्ड टू सॉइल। तो जो यहाँ पे प्रोटोनीमा स्टेज में गैमेटोफाइट है वो कैसा है? क्रीपिंग। दूसरा कलर कैसा उसका? ग्रीन। कलर कैसा है? ग्रीन। तीसरा वो ब्रांच्ड होगा। यहाँ पे गैमेटोफाइट कैसा होगा? ब्रांच्ड। और फोर्थ है कि वो फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होता है। गैमेटोफाइट यहाँ कैसा होगा? फिलामेंटस। फिलामेंटस और ब्रांच्ड हो गया। तो हमने देखा कि मोसिस के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो हमें दो स्टेजेस में मिलता है। पहली स्टेज कौन सी है? प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज कैसे होगी? कि जब गैमेटोफाइट डायरेक्टली डेवलप होता है, कहां से? स्पोर से। तो हम बोलेंगे स्टेज कौन सी है? प्रोटोनीमा स्टेज। यहाँ पे गैमेटोफाइट के 3-4 फीचर दिए। पहला फीचर है कि गैमेटोफाइट जो है वो क्रीपिंग होगा। कैसा होगा? क्रीपिंग। दूसरा कलर कैसा होगा उसका? ग्रीन। तीसरा है कि वो ब्रांच्ड होगा, और फोर्थ है वो फिलामेंटस होगा। उसके बाद हम बात करेंगे लीफी स्टेज की। सेकंड स्टेज है लीफी स्टेज। अब लीफी स्टेज कैसे बनती है? डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड। जो लीफी स्टेज है वो हमारी बनती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। किससे बनती है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनती है। और ये प्रेजेंट होगी एज अ लेटरल बड। कैसे प्रेजेंट होगी? एज अ लेटरल बड। लेटरल मतलब साइड में कोई बड निकला हुआ है। ठीक है। तो लीफी स्टेज हमें कहां से मिली है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनी है। और पोजीशन क्या है इसकी? एज अ लेटरल बड। क्या है? एज अ लेटरल बड। उसके बाद जो लीफी स्टेज है, लीफी स्टेज के पास ही सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में शुरुआत में कि हमारा जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट का काम क्या है? गैमेट्स प्रोड्यूस करना। अब गैमेट्स बनेंगे कहां से? एंथ्रीडियम बनाएगा मेल गैमेट और आर्किगोनियम बनाएगा फीमेल गैमेट। और मोसिस के अंदर क्या है कि जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट में हमने देखा दो स्टेजेस होंगे, एक प्रोटोनीमा स्टेज और एक लीफी स्टेज। तो जो सेक्स ऑर्गन होंगे ना, सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, वो प्रोटोनीमा स्टेज में नहीं होते। वो कौन से स्टेज में होंगे? लीफी स्टेज में होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोसिस के अंदर सेक्स ऑर्गन कौन से स्टेज में प्रेजेंट है? लीफी स्टेज में प्रेजेंट है। सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। उसके बाद जो यहाँ पे गैमेटोफाइट होगा, लीफी स्टेज में जो गैमेटोफाइट होगा वो अपराइट होगा। अपराइट मतलब सीधा खड़ा हुआ होगा। यहाँ पे कैसा था? क्रीपिंग। यहाँ पे कैसा था? क्रीपिंग। यहाँ पे गैमेटोफाइट कैसा है? अपराइट मतलब सीधा खड़ा हुआ है। यहाँ पे वो सिलेंडर होगा। सिलेंडर मतलब पतला। सिलेंडर मतलब पतला। नेक्स्ट एक्सिस, सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। कि यहाँ पे गैमेटोफाइट बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, अपराइट है। और जो यहाँ पे एक सिलेंडर एक्सिस होगा, पतली सी एक्सिस होगी, उस एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है लीव्स। क्या प्रेजेंट है? लीव्स। और वो लीव्स स्पाइरली अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है? स्पाइरली। नेक्स्ट है यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है वो सोइल से अटैच्ड होगा राइजोइड्स के थ्रू। गैमेटोफाइट सोइल से अटैच्ड होगा राइजोइड्स के थ्रू। ये राइजोइड्स जो है, पहली बात ब्रांच्ड होंगे। ये राइजोइड्स कैसे होंगे? ब्रांच्ड। और दूसरी बात है ये राइजोइड्स मल्टी सेल्यूलर होंगे। कैसे होंगे राइजोइड्स?
मल्टी सेलुलर। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लीफी स्टेज। बनी कहां से है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, एज अ लेटरल बर्ड। ठीक है, उसके बाद यही लीफी स्टेज ही वो स्टेज है जहां पे सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे गैमेटोफाइट अपराइट होता है और यहाँ पे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट होंगी। एक सिलेंडर एक्सिस पे, एक पतली सी एक्सिस पे लीव्स प्रेजेंट है और वो लीव्स अरेंज्ड है स्पाइरली। उसके बाद हमने देखा कि जो गैमेटोफाइट है लीफी स्टेज में वो सॉइल से अटैच्ड होता है राइजोइड्स के थ्रू। राइजोइड्स होंगे ब्रांच्ड और मल्टी सेलुलर। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे या तो होगा फ्रेगमेंटेशन से या होगा बडिंग से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? या तो बडिंग से या फ्रेगमेंटेशन से। और ये बडिंग और फ्रेगमेंटेशन होते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। किसमें होंगे? सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ये नहीं होते। तो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा? सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसान है, सेक्स ऑर्गन में एंथ्रीडिया है और आर्किगोनियम। एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? एंथेरोजोइड। आर्किगोनिया क्या बनाएगा? एग। दोनों में फ्यूजन होगा और फ्यूजन होके जाइगोट बनेगा। अब हमें एक बात पता है कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रोटोनेमा स्टेज में नहीं होते। कौन से स्टेज में होंगे? लीफी स्टेज में होंगे, है ना। तो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। हमने देखा था ना कि लीफी स्टेज जो है, लीफी स्टेज में क्या था? एक पतली सी एक्सिस थी जिसपे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स थी। तो ये जो एक्सिस है इसके एपेक्स पे, मतलब इसकी टिप पे प्रेजेंट होंगे कौन? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ठीक है, लीफी स्टेज में। उसके बाद एंथेरोजोइड है और एग है, दोनों ने मिलके क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट से डायरेक्ट रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, पहले बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के वही तीन स्ट्रक्चर, फुट, सेटा और कैप्सूल। स्पोर किसके अंदर बनेंगे? कैप्सूल के अंदर बनेंगे। और ये स्पोर्स कैसे बनते हैं? जब स्पोरोफाइट में क्या होगा? मियोसिस होगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोसिस का स्पोरोफाइट होता है इज मोर इलेबोरेट इन मोसिस देन दैट इन लिवरवर्ट्स। अब स्पोरोफाइट हमने लिवरवर्ट्स में भी पढ़ा और मोसिस में भी पढ़ा, लेकिन ज्यादा इलेबोरेट, ज्यादा अच्छे से किसका स्पोरोफाइट दिखता है? मोसिस का। ठीक है, ज्यादा इलेबोरेट स्पोरोफाइट किसका होता है? मोसिस का। लिवरवर्ट्स का स्पोरोफाइट उतना इलेबोरेट नहीं होता। उसके बाद मोसिस जो है हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। इनके स्पोर तो बन गए, लेकिन स्पोर्स को अलग अलग तरीके से फैलना भी तो होगा ना एनवायरमेंट में। कोई वाटर के थ्रू फैल जाएगा, कोई एयर के थ्रू फैल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से स्पोर डिस्पर्जल का मैकेनिज्म बहुत वाइड है इनके पास। देन एग्जाम्पल इनके तीन है, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। मोसिस के एग्जाम्पल कितने हैं? तीन, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। स्फेगनम तुमने पहले ही पढ़ लिया था, इससे हमें क्या मिलता है? पीट। क्या मिलेगा? पीट। तो स्फेगनम हमें पता है। ने एक क्या है? फिनेरिया और एक है पॉलीट्राइकम। ठीक है, पॉलीसिफोनिया और पॉलीट्राइकम में कंफ्यूज मत होना। पॉलीसिफोनिया किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गे का। किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गे का। और पॉलीट्राइकम किसका एग्जाम्पल है? मोसिस का। ठीक है, तो मोसिस के एग्जाम्पल है फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। लिवरवॉर्ट के एग्जाम्पल क्या थे? रिक्शिया और मार्केंशिया। क्या है? रिक्शिया और मार्केंशिया। ठीक है।